नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की और बड़ी जानकारी निकलकर देहरादून से आ रही है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय कार्यक्रम है और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दून पहुंचेंगे, लाल बहादुर एकेडमी मसूरी जाएंगे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शाम को करीब 3:45 बजे भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। रक्षा मंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए पुलिस प्रशासन और संबंधित एजेंसियों ने रिहर्सल की है। एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह Mi-17 हेलीकॉप्टर से लाल बहादुर एकेडमी मसूरी रवाना होंगे कार्यक्रम में शामिल होने, और रात्रि के विश्राम के बाद राजनाथ सिंह शनिवार को वापस दून एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से वो करीब 1:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। रिहर्सल के दौरान एयरपोर्ट पर कमांडेंट राकेश कुमार और एसटीएम अपर्णा और साथ ही सीओ विवेक भी मौजूद रहे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के दौरे पर हैं और 2 दिवसीय दौरा ये बताया जा रहा है, और ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज उत्तराखंड का दौरा है और 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं राजनाथ सिंह, और ऐसे में लाल बहादुर एकेडमी मसूरी जाएंगे राजनाथ सिंह। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज उत्तराखंड दौरा है और ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है और इसके साथ ही 2 दिवसीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में शामिल होने और रात्रि के विश्राम के बाद से राजनाथ सिंह शनिवार को वापस दून एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से वो करीब 1:30 बजे दिल्ली के लिए भी रवाना होंगे। रिहर्सल के दौरान एयरपोर्ट पर कमांडेंट राकेश कुमार, एसटीएम अपर्णा और सीओ विवेक कुटियाल मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 2 दिनों के दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और ऐसे में बड़ी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं अस्करी जाफरी जी, और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि 2 दिवसीय दौरे के कार्यक्रम के लिए ये जा रहे हैं राजनाथ सिंह। अस्करी जी, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एसआईआर प्रक्रिया के तहत 2003 के मतदाता सूची जारी की गई है और 18 विधानसभा सीट आज अस्तित्व में नहीं, नाम खोजने में होगी दिक्कतें। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर नाम खोजने में होगी दिक्कत। बड़ी जानकारी, चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए उत्तराखंड की साल 2003 की मतदाता सूची तो जारी हो गई है, लेकिन इसमें नाम खोजना आसान नहीं है। प्रदेश भर में उस वक्त 18 विधानसभा सीटें ऐसी थी जो आज अस्तित्व में नहीं है। परिसीमन के बाद इनके नाम और क्षेत्र बदले गए हैं। एसआईआर के लिए साल 2003 के मतदाता सूची से मिलान किया जाना है, और आपको बता दें कि वोट 2003 में था या नहीं, इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी देहरादून कार्यालय ने वेबसाइट पर साल 2003 की मतदाता सूची जारी कर दी है, और नई पीढ़ी के मतदाता यहाँ पर देहरादून की धर्मपुर और रामपुर, चमोली की धाराली, पौड़ी के साथ नैनीताल की लाल कुआं और भीमताल, उधम सिंह नगर की कालाडूंगी सीट की तलाश करेगी तो उन्हें नहीं मिलेगी। साल 2003 में ये विधानसभा सीटें थी ही नहीं। मतदाता अपने पुरानी ईपिक नंबर से नाम खोज सकते हैं। यदि ईपिक नंबर उपलब्ध नहीं है तो एडवांस सर्च में नाम, पिता का नाम, उम्र और पोलिंग स्टेशन की जानकारी दर्ज करके उसे ढूंढ सकते हैं, और ये प्रक्रिया एसआईआर में दस्तावेज मिलने के लिए आवश्यक है, लेकिन पुराने भौगोलिक ढांचों के कारण ये काम आम मतदाताओं के लिए आसान नहीं होगा। बड़ी जानकारी आपको दे दी कि 18 विधानसभा सीट अब अस्तित्व में नहीं है, और ऐसे में एसआईआर को लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एसआईआर प्रक्रिया के तहत 2003 की मतदाता सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 18 विधानसभा सीटों अस्तित्व में नहीं है, जिसको लेकर लगातार अब नाम ढूंढने में लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। 2003 के एसआईआर प्रक्रिया के तहत 2003 का ये सीट जारी हुआ है, और जिसमें से 18 विधानसभा सीटें आज ढूंढने में लोगों को काफी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अस्करी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और उनसे जानते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत 2003 की
2003 विधानसभा सीटें जो है वो अब नहीं मिल रही हैं। 2003 की जो सीटें जारी की गई है एसआईआर प्रक्रिया को लेकर, इसमें मतदाता सूची जो नहीं मिली है लोगों को, काफी दिक्कतें आ रही हैं। अस्करी जी। बिल्कुल अनीता, देखिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी की हैं। तमाम जो इस बार जो मतदान होगा उसमें एसआईआर प्रक्रिया को पूरा कंपलसरी किया गया है और खासतौर से 4 तारीख तक, आगामी 4 एसआईआर जो फॉर्म है वो जमा होगी। ऐसे में 2003 में की लिस्ट में तमाम जो लोग हैं, तमाम जो मतदाता हैं, उनको अपना नाम ढूंढने में बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि 2003 में जो वोटर लिस्ट है उसमें कुछ और नाम है और अभी मौजूदा हालात जो है उसमें कुछ और नाम है। तो ऐसे में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जो मतदाता है खासतौर से उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और एक चीज और इसमें देखने को मिल रही है अनीता, क्योंकि जब फॉर्म भरे जा रहे हैं तो उनकी पूरी जो गाइडलाइंस हैं, जो जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, उनको दस्तावेज फुलफिल करने में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो फॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा हैं और क्योंकि आमतौर से जो लोग हैं उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिस तरह से इसमें जो तमाम फॉर्मेलिटीज रखी गई हैं उनमें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ सहूलियतें भी हैं एसआईआर में कि यदि आपके पास 2003 की लिस्ट में नाम मौजूद नहीं है तो संबंधित जो व्यक्ति है उनकी दस्तावेज आप जो है मुहैया करें। इस तरह की तमाम जो दिक्कतें हैं वो भी सामने आ रही हैं, क्योंकि एक ऐसा माना जा रहा है एक बड़े तबके का कि जो ओबीसी समाज है उसको कहीं ना कहीं वंचित रखा जाएगा आने वाले समय में। तो कहीं ना कहीं लोगों का कंसर्न भी है कि इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज, और आपने देखा होगा जिस तरह से पिछले कुछ ही दिनों में जो है 25 बीएलओ की मौत हो चुकी है देश भर में। इस तरह का प्रेशर भी तमाम बीएलओस के ऊपर है, क्योंकि एक यकायक इतना ज्यादा लोड आ जाना तमाम जो बीएलओस हैं उनके ऊपर, और एक तरह का खास टारगेट दिया गया है तमाम जो बीएलओस हैं उनको कि आप फला वक्त तक जो है ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है इसको पूरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, क्योंकि आप जाहिर जिस तरह से तमाम वीडियो सोशल मीडिया में तैर रहे हैं, एसआईआर फॉर्म किस तरह से भरना है उसकी तमाम ताकीद की जा रही है, तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन आम लोगों की समझ में अभी भी एसआईआर उनकी समझ से बाहर है। लेकिन अस्करी जी, 18 विधानसभा सीटें जो हैं आज अस्तित्व में नहीं है जो 2003 में थी, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए जाहिर है, क्योंकि उनके लिए अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया है, 18 विधानसभा सीटें उस वक्त अस्तित्व में नहीं थी, लेकिन उस वक्त जो लोकसभा क्षेत्र लगता है उसका जो कह सकते निर्वाचन क्षेत्र लगता है उसके हिसाब से एसआईआर फॉर्म भरा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आम लोगों को ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है अनीता की किस तरह से एसआईआर फॉर्म भरना है, किस निर्वाचन क्षेत्र में हम आते हैं, किस भूभाग में हम आते हैं। इस तरह की तमाम दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं एसआईआर फॉर्म भरने को लेकर के। जो बेसिक कंसेप्ट है एसआईआर फॉर्म के भरने का वो अभी तक लोगों को क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि 4 तारीख आखिरी तारीख और जब ड्राफ्ट बन जाएगा उसके बाद बहुत दिक्कत आने वाली है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि आम लोगों की समस्या अभी फिलहाल ही बाहर है। अनीता, तो ऐसे में अस्करी जी कह सकते हैं जहां बीएलओ परेशान है वैसे आम जनता को भी अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि एसआईआर है क्या? जी बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह से काफी प्रचार प्रसार जो है राज्य सरकार, भारत सरकार इसके लिए कर रही है, लेकिन जिस तरह के कायदे कानून, गाइडलाइंस या फॉर्मेलिटीज इसमें रखी गई है अनीता, वो काफी कठिन है, उनमें काफी जटिलता है। तो इस चीज को देखते हुए तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें, हाल ही में अगर हम बात करें यूपी सरकार की, तो यूपी सरकार ने आधार कार्ड के लिए मनाही की है कि ये जन्मतिथि का प्रमाण नहीं हो सकता है। तो इस तरह की तमाम दिक्कतें सामने आएंगी, क्योंकि आमतौर पर जो लोग होते हैं उनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण होता है आधार कार्ड, अगर उसी को नहीं माना जाएगा तो जाहिर है बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत परेशानियां होंगी, क्योंकि हर व्यक्ति हाई स्कूल पास नहीं होता है अनीता, ताकि वो अपनी सनद दिखा सके। तो ऐसे में बहुत दिक्कतें होती हैं और एसआईआर में अपने आप में बहुत जटिलता है, इसको और आसान करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अस्करी जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तराखंड हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आदेश नकार दिया है और बार काउंसिलिंग का चुनाव रोक का आदेश नकारा है और चुनाव अधिकारी किया नियुक्त। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि उत्तराखंड हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यप्रणाली के चुनाव के लिए
दोपहर बुलाई गई आम सभा से ठीक पहले उत्तराखंड बार काउंसिल द्वारा राज्यसभा में सभी बार एसोसिएशन के चुनाव पर रोक लगाने का आदेश जारी हो गए हैं और इस पर अधिवक्ताओं में गहरी नाराजगी जताई गई है। रोक के बावजूद चुनाव अधिकारी नियुक्त करने से टकराव के हालात पैदा हो गए हैं और बार सभागार में हुई आम सभा में अधिवक्ताओं ने बार काउंसिलिंग के आदेश की वैधता पर सवाल उठाए हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि बार काउंसिलिंग का कार्यकाल दिसंबर 2024 में समाप्त हो चुका है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तराखंड बार काउंसिलिंग के चुनाव के लिए पूर्व न्यायाधीश राजीव शर्मा की चुनाव अधिकारी नियुक्ति किया जा चुका है और ऐसे में बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष को किसी भी प्रकार का आदेश जारी करने का अधिकार नहीं रह जाता है। यदि कोई तत्कालीन निर्णय लेना आवश्यक है तो उसका अधिकार केवल नियुक्त चुनाव अधिकारी को है। इन परिस्थितियों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट बार की आम सभा ने नई कार्यकारिणी का चुनाव करने का निर्णय लिया है और आम सहमति से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव कुर्बान अली को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है और उनसे चुनाव प्रक्रिया पूरी कराए जाने और चुनाव समिति संगठन कराने का आग्रह भी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचकर सभी तिराहे अखाड़े के साधु संतों का सम्मान किया। 2027 कुंभ मेले को लेकर भी चर्चाएं की गई। कुंभ हरिद्वार कार्यक्रम के लिए विशेष पंडाल बनाए गए और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप समेत कई विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले 2027 पर संतों और अखाड़ों के साथ बैठक भी की। प्रदेश के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू करने की राह में लगातार बाधा बन रही फोर्टलैंड का मामला आखिरकार सुलझ ही गया है। वन विभाग से जमीन दिए जाने की सिद्धांत सहमति बनाने के बाद से अब 2026 के सत्र से यूनिवर्सिटी शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने विभाग की समीक्षा बैठक की और ये जानकारी साझा की। विधानसभा भवन देहरादून स्थित कार्यालय में आयोजित बैठक के बाद से कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि 2-3 बार इस मामले की फाइनल वन विभाग से लौटा दी गई थी फाइलों को, लेकिन अब दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। उन्होंने अधिकारियों को विश्वविद्यालय के पद सृजित करने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत अक्टूबर तक का पूरा मामला लाभार्थियों को दिया जा चुका है और आगे के लिए बजट की डिमांड करने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दे दिया है। आज खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और इस समीक्षा बैठक में जो हम लोगों का संकल्प था कि खेल विश्वविद्यालय के लिए भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई को हम लोग तेजी में करें, तो उसको लेकर आज परीक्षण किया गया और अब बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहे वो भारत सरकार का हो चाहे वो राज्य सरकार में हो, एक सैद्धांतिक सहमति बन गई है। भूमि का हस्तांतरण दिए जाने के लिए सहमति बन गई है और बहुत जल्द भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई जो है वह पूर्ण होगी और बहुत जल्द हम लोगों का लक्ष्य है कि 2026 के नए शैक्षिक सत्र के प्रारंभ से पहले यहाँ पर हम भूमि पूजन और साथ ही शैक्षिक सत्र को प्रारंभ करने का जो है हमारा संकल्प आज हमने इस बैठक में। देहरादून में बसाए गए भगवान बिरसा मुंडा नगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद बैठक का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें अभिविप्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राज शरण शाही और साथ ही कई लोग मौके पर उपस्थित रहे और ऐसे में पुष्पांजलि भी अर्पित की गई और उसके बाद से कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इसके बाद से देश भर से विभिन्न प्रांतों से आए प्रतिनिधियों ने एक स्वरूप में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गान किया, जिससे पूरे परिषद में राष्ट्रीय भक्ति और संगठनात्मक एकता का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद समिति में संपूर्ण भारत के 46 प्रांतों के कुल 468 प्रतिनिधियों का सहभागिता दर्ज की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन से पूर्व यह आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक है। इस बैठक में पूरे भारत के 46 प्रांतों से लगभग 468 कार्यकर्ता यहाँ सम्मिलित हुए हैं, जिसमें पूरे देश भर से आने वाले छात्र कार्यकर्ता, प्राध्यापक कार्यकर्ता और पूर्णकालिक कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता यहाँ सम्मिलित हुए हैं। और इस बैठक के अंदर कर्नाटका से
रानी अबक्का जी के जन्म स्थान से मिट्टी और जल का कलश लेते हुए एक यात्रा के स्वरूप में कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। वो कलश भी यहाँ पहुंचा है और कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ दर्शन करने के लिए उसको रखा गया है। इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में आज हम राष्ट्रीय अधिवेशन में आने वाले प्रस्ताव भी रखने वाले हैं चर्चा के लिए, और एक प्रस्ताव हम राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में भी पारित करने वाले हैं, जिसमें युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, युवाओं को दिशा देने के लिए ऐसे कुछ विषय हैं जो युवाओं ने अपने व्यवहार में डालना है, जिनको लेकर आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद कार्य करने वाला है। ऐसे विषय जिसको पंच परिवर्तन के रूप में हम देख रहे हैं, ऐसे विषयों को लेकर आज हमारा एक प्रस्ताव आने वाला है और राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में चर्चा के उपरांत वो पारित होने वाला है। और बाकी 4 प्रस्तावों पर आज हमारी चर्चा होकर राष्ट्रीय अधिवेशन में उस पर चर्चा आगे बढ़ेगी। इस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक आज है और देहरादून की इस देवभूमि में जहाँ प्रभु बद्रीनाथ और बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है, हिमालय की गोद है, ऐसे स्थान पर हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने वाहन चालकों के लिए बड़ा अलर्ट जारी करते हुए आज से 40 दिनों का विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सभी दोपहिया और 4 पहिया वाहन मालिकों को अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दर्ज मोबाइल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य होगा। विभाग के अनुसार ई चालान, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र जैसी सभी सेवाएं अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जुड़ी हैं और ऐसे में नंबर अपडेट न होने की स्थिति में वाहन मालिकों को भारी परेशानी और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। राज्य की 37 जगहों पर लगे ANPCR और साथ ही कैमरे और साथ ही अधिनियम के धारा 136A के तहत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी कर रहे हैं और ई चालान सीधे मोबाइल पर भेजा जा रहा है। सहायक परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने बताया कि वाहन मालिक विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन या फिर RTO कार्यालय जाकर मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं। तो वहीं सुविधा के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं ताकि अधिक से अधिक लोग समय रहते ये पूरी प्रक्रिया कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि जब हम वाहन अपना रजिस्टर कराते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो उस समय हमारा मोबाइल नंबर कुछ और रहता है या हम किसी और के मोबाइल नंबर फीड कर देते हैं। तो उससे अब जो समस्या ये आ रही है कि अब हमारे जो भी सारी प्रक्रिया है उन पे हर प्रक्रिया पे एक OTP जाता है, चाहे वो चालान की प्रक्रिया हो, चाहे वो आप वाहन में ही कुछ करवा रहे हो, ट्रांसफर करा रहे हो या किसी भी तरह की उसकी वैलिडिटी बढ़वा रहे हो या DL के आप रिन्यूअल करा रहे हो, तो हर चीज में एक OTP आपके फोन नंबर पे जाता है। तो फोन नंबर सही होना आज की डेट में जब ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया वाहन और सारथी का, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसमें क्योंकि पूरे इंडिया लेवल पे ऐसा आ रहा था कि बहुत सारे वाहन में या DL में जो नंबर अपडेट्स हैं वो सही नहीं है या पुराने हो। मसूरी क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजकुमार शर्मा द्वारा किए जा रहे अनाधिकृत निर्माण को सील कर दिया है और ये कार्रवाई SDM मसूरी राहुल आनंद के आदेश और उनकी उपस्थिति में की गई है। मौके पर मीडिया से बातचीत में SDM राहुल आनंद ने बताया कि मसूरी में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण की पहचान की गई है, जिन्हें अलग अलग जोन में चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां जहां अवैध निर्माण पाए जाएंगे वहां सख्त कदम उठाए जाएंगे और कुछ निर्माणों को ध्वस्त करने की भी तैयारी की जा रही है। प्रशासन ने चेतावनी दी कि MDDA ने नक्शा पास करवाने वाले लोग भी तय मानकों के अनुसार ही निर्णय करेंगे, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मसूरी की सुंदरता और नियोजन विकास को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और अवैध और अनियोजित निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जैसे कि काफी समय से हमारी शिकायत मिली थी, तो इस क्रम में आज से हमने एक ड्राइव कहेगा अभियान के तौर पे शुरू किया। तो सबसे पहले हमारे जैसे क्यारकोली भट्टा की साइड हम गए थे, वहां हमें पहले से शिकायत प्राप्त हो रखी थी कि 3 अवैध निर्माण चल रहे हैं, तो उसको सील किया गया। वहां जाने के उपरांत और भी हमें कुछ के बारे में संज्ञान मिला और देखा हमने, उसके ऊपर भी उनको नोटिस देकर उनके ऊपर भी त्वरित कार्रवाई 2 से 3 दिन के भीतर की जाएगी। और इस प्रकार का अभियान अब हमारे शहर वाइज जोन वाइज जो बेसिकली हम शहर में चलाते रहेंगे, ताकि लोगों को जो बेसिकली अवैध निर्माण से मुक्ति मिल सके शहर को। फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।